आज हम लोग देखते हैं सिविल ब्रांच फिजिक्स, जिसमें मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का मॉड्यूल 4 में हमारा पहला टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेकेंड टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर्स। इसके बाद है फोर्स ऑसिलेशंस एंड रिजोनेंस। तो फर्स्ट टॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के पहले देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वेव, ये आप देख रहे हैं इस तरह से है। ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है y एंड y डैश। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ हमारा पाई हो गया, यहाँ 2 पाई। 1 साइकिल का टाइम पीरियड t और ये टाइम पीरियड t/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया y या x। y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर पॉजिटिव। उसी तरह से अगर निगेटिव में लेते हैं तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड। y का जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर 0 to पाई के बीच में है तो प्लस, और फिर दूसरे में होगा तो माइनस। अब यहाँ देखना है कि मीन पोजीशन क्या है। ये जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये भी जो पोजीशन है ये भी यहाँ पे क्या है, मीन। ये भी यहाँ पे क्या है, ये आपका मीन। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे फिगर में देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम लोग वेव लिए एज ए साइन वेव। यहाँ डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर, फिर यहाँ पर फेज जो है अपोजिट हो जाएगा, ये डाउनवर्ड में। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड एंड हाफ साइकिल के बाद में, यानी कि 180 डिग्री पाई के 180 डिग्री के बाद में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव रहता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट y है, नीचे में y डैश है। ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा 2 पाई है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये लाइन के जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है, द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज 0 इज द मीन पोजीशन। यहाँ दो चीज़ हम लोगों को देखना है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को ही हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0। उस पोजीशन को मीन पोजीशन और उसी पोजीशन को इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो उसका एनर्जी होगा वो 0 होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पॉइंट। दूसरा हम लोग का है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट
displacement of particle is maximum, और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ है, यहाँ भी नीचे एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक था मीन पोजीशन और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। जो पार्टिकल है इसी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, पूरे को मिला करके हम लोग 1 साइकिल ऑफ ऑसिलेशन कर सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे हाफ साइकिल एंड हाफ साइकिल को, तो तीसरे फिगर देखते हैं यहाँ पर। हाफ साइकिल एंड हाफ साइकिल को यहाँ दिखा रहे हैं कि ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाफ साइकिल हो गया। सपोज दैट 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पर पाई हो गया, और जो सेकेंड हाफ साइकिल है वो हम लोग पाई से स्टार्ट किए, 2 पाई आ गया। ठीक है, इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ से पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, मैक्सिमम गया, फिर मिनिमम हो गया, और यहाँ से फिर नीचे की ओर, इसका फिर नीचे आ गया। इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करते हैं, इस दोनों फिगर को कंबाइंड करेंगे तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप देख रहे हैं इस टाइप का हो गया। यह 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पाई हो गया, और फिर यहाँ से हम लोग अगर इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चल रहा है, तो फिर यहाँ पर 1 साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पाई। इसको यहाँ से अगर देते हैं इस तरह से ये, तो ये 0 से यहाँ पे गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया हमारा π/2, ये हाफ एंगल π/2, और फिर ये क्या हो गया π/2, पाई हो गया। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर पाई हो गया और ये π/2, पाई और π/2 को क्या ले सकते हैं, 3π/2, और फिर 3/2 और पाई को जोड़ेंगे तो 2 पाई। यहाँ पर आप देखते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर दे सकते हैं 3π/2, यहाँ हो गया 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, और यहाँ 2 का मतलब 360 डिग्री। तो इस पूरे को अगर एक राउंड अगर घूमते हैं 1 रिवोल्यूशन में, इन 1 रिवोल्यूशन जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बनेगा, वो हम लोग का एंगल 2π 360 डिग्री। तो यहाँ ये कहना है कि n यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब 1 ऑसिलेशन या 1 साइकिल, या इसी को लिख सकते हैं 1 रिवोल्यूशन। 1 साइकिल या 1 रिवोल्यूशन में जो एंगल हमारा थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई, और ये हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये 1 रिवोल्यूशन में एंगल 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री हुआ, तो अगर n रिवोल्यूशन फॉर n रिवोल्यूशन या उसी को कह सकते हैं रोटेशन, तो यहाँ थीटा जो होगा कितना हो जाएगा, 2πn, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 1 में n का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग थीटा को 2πn के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत बार हमारा क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर थीटा दिया हुआ है तो n बराबर θ/2π भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये पाई का वैल्यू 180 डिग्री है और यहाँ पर रेडियन है। किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए एंगल का वैल्यू रेडियन फॉर्म में ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं और न्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी से है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स लीनियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एफ से और न्यू से भी डिवाइड करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे है लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी को का जो फार्मूला है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय टोटल टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल और इसमें टोटल टाइम। अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे ये पॉइंट है बना हुआ है, ये एक बार अगर रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर 1 रिवोल्यूशन किया तो एन का वैल्यू 1 होगा। अगर इसको 2 बार रिवोल्यूट कर देगा तो एन बराबर 2। यानी कि ये जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 है तो यहाँ टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन 2 हो गया तो यहाँ क्या ले सकते हैं? 2t, और उस 2t को यहाँ पर t ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एन रिवोल्यूशन, एन रिवोल्यूशन का मतलब एन ऑसिलेशंस, और यहाँ पर टी क्या हो गया? टी यहाँ पर टोटल टाइम, टी यहाँ पर टोटल टाइम, और एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। एफ यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं और न्यू से भी डिनोट करते हैं, न्यू और एफ दोनों से। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला हो जाएगा, वो जनरल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा वो देखते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ बराबर एन बाई टी, और इसी को लिख सकते हैं न्यू बराबर स्मॉल एन बाई टी, स्मॉल एन बाई टी। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ n is equal to 400 revolutions, n is equal to 400 revolutions in t जो हम लोग का टाइम लग रहा है, t बराबर अगर मान लेते हैं कि 2 मिनट, t बराबर 2 मिनट, तो फार्मूला इसका क्या हो गया? f बराबर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 400 और टाइम क्या हो गया? 2 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो 2 से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 200। इसको यहाँ लिख सकते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या हो गया? रिवोल्यूशन पर मिनट। या इसी को फ्रीक्वेंसी न्यू से भी लिख सकते हैं। न्यू इक्वल टू क्या हो गया? 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। जो मैकेनिकल ऑसिलेशन है, जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस है, जो मशीन का ऑसिलेशंस है, उसका प्रैक्टिकल यूनिट यही है, आरपीएम है, प्रैक्टिकल यूनिट। लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इस प्रैक्टिकल यूनिट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यूज करते हैं आरपीएस। यानी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख सकते हैं 200 रिवोल्यूशन पर सेकेंड,
इस मिनट को क्या किए सेकेंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 से सॉरी 200 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा क्या 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS 20 रिवोल्यूशन, यानी F इजकल टू 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी था ये मैकेनिकल ऑसिलेशन के लिए, ये जो हमारा है मैकेनिकल ऑसिलेशंस 20 रिवोल्यूशंस। यही अगर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं उसका जो फार्मूला हमारा है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इजकल टू 1/2π√LC। L यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है और C यहाँ पर क्या है कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस के वैल्यू और C के वैल्यू को अगर रखेंगे तो इस तरह से इसका जो यूनिट आएगा उसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इसका यूनिट हर्ट्ज की यूज करते हैं। सपोज दैट L इजकल टू 100 mH, mH का मतलब मिली हेनरी, एंड C इजकल टू सपोज दैट 4 μF, 4 μF, μF मीन्स माइक्रोफराड। इंडक्टर हम लोग 100 मिली हेनरी का लेते हैं और कैपेसिटर अगर 4 माइक्रोफराड का लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में कंबाइन कर देंगे तो इसके कम्बिनेशन से जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग क्या ले सकते हैं, उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा F इजकल टू 1/2π√100 मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी इंटू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 × 10⁻⁻6 फराड, ये हमारा है। तो यहाँ पर 3.14 को कितना ले सकते हैं, 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को तो 6 पॉइंट इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1/6.28, यहाँ पर आपको 1 2 6 3 9 हो जाएगा, 100 × 10⁻⁻9 × 4 -9 है। तो -9 में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 10⁻² हो जाएगा और 9 7 हो जाएगा, तो 1/6.28 यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7। 4 × 10⁻⁻7 है, तो या तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए या तो इसको 6 में रखेंगे या 8 में रखेंगे, या तो 6 ले सकते हैं चाहे 8 ले सकते हैं। तो 6 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऊपर चला जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/6.28 √* आपको 40 × 10⁻⁻8 ये इसमें चला गया और एक इसके साथ चला गया तो -8। ठीक है, -8 का क्या हो जाएगा 4, तो 1/6.28 × 10⁻⁻4
और यहाँ पे बच गया √40। ठीक है, तो इतना हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसी सर्किट से जो ऑसिलेशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन होगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकल के लिए उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के क्या फार्मूला ले सकते हैं। ये तो लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा लेते हैं, स्मॉल ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड भी कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है ओमेगा = 2πf, और इसी को लिख सकते हैं 2πν, 2πf या 2πν। f का फार्मूला क्या है? 2πf का फार्मूला है n/t, ये फार्मूला है। तो इसका यूनिट, ऊपर का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये कहना है कि अगर n बराबर 1 ऑसिलेशन है तो t बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल T इज द टाइम पीरियड, और इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जाएगा? 1/t। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा = तो क्या हो जाएगा? 2π1/t, यानी कि 2π/t। ठीक है, ये फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ है, उससे भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही होगा। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी देखे हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखे हैं। अब आइए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये हमारा देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हम लोग को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखना है। हार्मोनिक ऑसिलेटर SHM। व्हाट इज दैट SHM? A harmonic motion in which displacement varies as a sine wave or cosine function of time। यहाँ पर लिख सकते हैं a motion in which the displacement varies as sine or cosine, function of time is called simple हार्मोनिक मोशन। इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM हम लोग कर सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट या तो साइन के फॉर्म होगा या कॉस के फॉर्म होगा। इस तरह के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन